गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर तो आपको पता ही है क्या होता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब जहां पे सिंगल ओनर होता है, सिंगल ओनर जहां पे मालिक होता है ना। पार्टनरशिप कंपनी हमने पढ़ी है, पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज्यादा ओनर होते हैं, कंपनी में भी एक से ज्यादा ओनर होते हैं, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग में जो ये लास्ट स्टेज है अकाउंट्स की, वो है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स से पहले हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में किया था क्या? जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स। सबसे पहली स्टेज हमने पढ़ी थी ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट। इसे हमने क्या बोला था? ओरिजिनल बुक ऑफ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ये हमारी वो बुक है जहां पे हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले जो हम रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को, वो कहां करते हैं? जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ी थी हमने? लेजर पोस्टिंग। लेजर्स क्या होते हैं? सभी ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके अलग अलग अकाउंट में डालना लेजर होता है, जहां पे हम हर एक पर्सन या हर एक अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे राम श्याम अलग अलग अकाउंट आपको ओपन होगा। अगर किसी पर्सन या किसी स्पेसिफिक असेट से रिलेटेड या लाइबिलिटी से रिलेटेड आपको सारे ट्रांजेक्शन्स देखने, स्पेसिफिक किसी अकाउंट से रिलेटेड, तो वो कहां जाके देखोगे आप? लेजर में। जनरली यूज में भी क्या आता है? जर्नल नहीं आता है, सब्सिडियरी बुक नहीं आता है, लेजर आता है ना। लेजर के बाद थर्ड जो फाइनल स्टेप है वो है फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स में हम क्या बनाते हैं? इसके बीच में ट्रायल बैलेंस और ये सब टूल्स से, ये अकाउंटिंग के पार्ट, लेकिन रिकमेंडेटरी है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले आप क्या बना लो भैया? आप ट्रायल बैलेंस बना लो, आप बीआरएस बना लो, है ना। और अगर कोई गलती हुई है तो रेक्टिफिकेशन कर लो। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग चैप्टर्स भी हमने पढ़े थे, जैसे डेप्रीसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब हमने पढ़े। बट दीज आर ऑल सपोर्टिंग चैप्टर्स। बट मेन स्टेप्स तो यही है। सबसे पहले जर्नल, सब्सिडियरी बुक। अच्छा, उससे पहले वाउचर्स। वाउचर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हमारे सिलेबस में नहीं। वाउचर्स क्या होते हैं? जैसे सेल किया तो सेल इनवॉइस होती है, परचेस किया तो परचेस इनवॉइस होती है। उन्हीं वाउचर के बेसिस पे तो आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जर्नल, सब्सिडियरी बुक, फिर लेजर और फिर फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स में हम क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट्स में हम ये देखेंगे कि हमें मुनाफा हो रहा है या नुकसान। ठीक है, हमें यह दिखेगा कि हमारी टोटल असेट्स कितनी है, हमारी टोटल लाइबिलिटीज कितनी है और हमारी कैपिटल कितनी है, उसकी एक समरी मिल जाएगी। यही फाइनल अकाउंट है। तो फाइनल अकाउंट में हम तीन मेन स्टेटमेंट्स बनाने वाले हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर थर्ड बैलेंस शीट, है ना। इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट्स भी हम सीखेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किसके लिए बनाएंगे? जो ओनली मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, वो पहले क्या बनाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, फिर ट्रेडिंग, फिर पी&एल और फिर बैलेंस शीट, है ना। हम अभी ना मैन्युफैक्चरिंग ना करके सबसे पहले हम करेंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटीज के फाइनल अकाउंट्स देखेंगे। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटीज ओनली कौन कौन से अकाउंट बनाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा, कोई पर्सन ट्रेडिंग करता ही नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट वही बनाएगा जो गुड्स पे ट्रेड करता है, मतलब वो कुछ बेचता और खरीदता है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस ही देता है, जो कुछ बेचता नहीं है, जैसे सलून हो गए, सीए का ऑफिस हो गया, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हो गए, है ना, वेब डिजाइनर्स हो गए, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब लोग क्या करेंगे? ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और फिर बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? जो ट्रेड करता है, जो गुड्स में लेन देन करता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा।
ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है? तो फॉर्मेट आपने पढ़ा है वैसे तो, इट इज जस्ट लाइक लेजर, बस डेट का कॉलम नहीं होता है ना। डेट का कॉलम यहां पे, क्योंकि हम डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम सभी ट्रांजेक्शन का एक कंसोलिडेटेड फिगर लाते हैं। जैसे टोटल परचेज आएगी यहाँ पे, एक एक परचेज आएगी क्या? नहीं आएगी। यहाँ पे टोटल सेल्स आएगी, एक एक सेल्स आएगी क्या? नहीं आएगी। तो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डेट कॉलम। ठीक है, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट करने के लिए? अब ये ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है? एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स ने 1000 यूनिट्स ऑफ कैलकुलेटर परचेस की एट ₹90 पर यूनिट, ठीक है, एंड सोल्ड 800 यूनिट्स ऑफ 130 पर यूनिट। मिस्टर एक्स also incurred following expenses। मिस्टर एक्स ने ये खर्चे और किए। फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, ये खर्चे किए। क्या बेटा? लॉस आ जाएगा क्या? तो कम कर देते हैं खर्चे को थोड़ा। ठीक है, हो जाएगा, मुनाफे में ले आते हैं इसको। ओके, तो मिस्टर एक्स ने 1000 यूनिट ऑफ कैलकुलेटर खरीदे 90 रुपए में, 800 यूनिट बेच दिए 130 में। मिस्टर एक्स ऑल्सो इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस। मिस्टर एक्स ने ये खर्चे किए: फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड सैलरी। आपको यहां पे निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स। सेल्स कितने की है? 800 यूनिट्स इंटू कितना होगा? 1,04,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? जो माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट बताओ। तो हमने खरीदी तो 1000 यूनिट थी, कितनी यूनिट खरीदी थी? बट बेची कितनी? 800। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आप कोई माल खरीद रहे हो, मान लो कैलकुलेटर आप खरीद रहे हो, मान लो आपकी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, आपने कैलकुलेटर खरीदे, तो आप कैलकुलेटर की कॉस्ट
कैसे निकालोगे? 90 पर यूनिट ही रहेगी, या फिर मान लो मैं तो कैलकुलेटर दिल्ली से मंगाता हूं, दिल्ली से यहां लाने का भाड़ा लगा। जब आप कोई चीज मंगाते हो, ऑनलाइन भी मंगाते हो, आपने मान लो आईफोन मंगाया, आईफोन ऑनलाइन 70,000 का पड़ा, और उसमें आपने नीचे ये रही 30,000 का ऑनलाइन आपने पेमेंट किया और 200 रुपए उसने डिलीवरी चार्ज, तो आप कितने का बोलोगे, कितने का पड़ा? 70-200, यही बोलोगे ना। तो यहां पे भी कैलकुलेटर आपको 90 का नहीं पड़ा, उसको लाने के लिए कितना खर्चा किया? 1,000 रुपए फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड मतलब जब गुड्स आ रहा है उस पर भाड़ा दिया। फ्रेट आउटवर्ड मतलब जो गुड्स आउटवर्ड मतलब जो सेल हो रहा है उस पर भाड़ा दिया। तो हमको परचेस करने के लिए जितना भी खर्चा लगा, हमारे यहां तक लाने के लिए जितना भी खर्चा लग रहा है वो सब ऐड करना है। तो हमारे यहां लाने के लिए हमने 1,000 रुपए फ्रेट इनवर्ड दिया, 800 रुपए वेजेस दी। वेजेस किसको देते हैं? वेजेस इंप्लॉय को नहीं देते हैं, मजदूर को देते हैं, या हम्माल को बोल सकते हैं, हमारी लैंग्वेज में तो हम्माल ही बोलते हैं हम, जो हमारे गुड्स उतारते चढ़ाते। तो जो वेजेस है वो भी लाने के लिए किया गया होगा, कुछ नहीं बोला है तो इनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो इनकर्ड ऑन परचेज होता है या इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऑन परचेज। एंड ये किसका पार्ट होते हैं? दीज आर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट होगी, ठीक है। अब ये जो दो खर्चे हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि इनका कोई परचेस से लेना देना, इनके बिना भी परचेस हो रही थे। हमारे यहां तक गुड्स आने में बिजली बिल लगा क्या, रेंट लगा क्या, सैलरी लगी क्या? नहीं लगी। तो ये इनडायरेक्ट खर्चे, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ। आ रहा है क्या समझ में आपको? बोलो यार। तो अब मैं क्या निकाल रहा था? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहा था। तो ग्रॉस प्रॉफिट में कैसे निकालूंगा? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, जो कि 0 है हमारे केस में, प्लस परचेस। परचेस हमारी कितनी है बेटा? परचेस हमारी थी 1,000 इंटू 90, यही थी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे कौन कौन से खर्चे थे बेटा? एक तो फ्रेट इनवर्ड कितना था, और एक वेजेस। टोटल कितना है बेटा? ये तो हो गया 91,800। इसको बोलते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, मतलब ये टोटल कॉस्ट है जो गुड्स हमारे पास थे इस साल में। भैया मेरे पास ओपनिंग स्टॉक मान लो 10,000 होता तो 10,000 ऐड हो जाता, प्लस मैंने परचेज की, प्लस डायरेक्ट टैक्स में। ये तो वो गुड्स है जो मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है। अब इसमें से मैं लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक तो मैंने बेचा ही नहीं ना। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट बताओ। जो गुड्स अभी भी हमारे पास है, क्या वो मेरी कॉस्ट है? वो थोड़ी कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। तो कितने स्टॉक हमारे पास है? ये कितने स्टॉक की कॉस्ट है? इनटू 200 गुड्स हमारे पास है, तो 9 कितना होगा बेटा?
18,360, ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा? 91,800 माइनस 18,360, 73,440 रुपीज। 73,000, ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो गया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल हमारी कितने की थी? 1,04,000, तो 30,560 रुपीज का हमारा क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट 30,560। सिंपली यार भैया, मैंने मान लो 130 में बेचा और 90 में खरीदा, अगर और कोई खर्चा नहीं परचेस का, तो मेरा 40 रुपए प्रति यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसे भी ऐड करना है, फिर निकालना है आपको ग्रॉस प्रॉफिट। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रेडिंग अकाउंट में अगर पुट कर दे तो क्या? अच्छा, सबसे पहले तो अब जर्नल एंट्रीज क्या होगी? ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो एन अकाउंट, तो जर्नल एंट्री फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहली एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हम एंट्री क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा वो ट्रेडिंग के डेबिट में चले जाएगा। सेकंड, फॉर ट्रांसफर ऑफ परचेस, परचेस ट्रांसफर होगी। एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग डेबिट टू परचेस अकाउंट। ट्रेडिंग के डेबिट में देखो, वैसे भी जितने भी खर्चे परचेस अकाउंट में जनरली कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, सॉरी डेबिट बैलेंस होता है। उसको ट्रांसफर करके ट्रेडिंग में लाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेस जब हम करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? परचेस टू क्रेडिटर या परचेस टू कैश। मतलब परचेस अकाउंट डेबिट होता है गुड्स खरीदते टाइम। अब जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, तो ट्रेडिंग डेबिट टू परचेस। ऐसे ही फॉर ट्रांसफर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे यहां पे ट्रेडिंग टू परचेस कितना था? क्लोजिंग स्टॉक तो जीरो था हमारा, ओपनिंग स्टॉक सॉरी। फॉर ट्रांसफर ऑफ, तो हम यहां पे सबसे पहले तो उधर लिख भी देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक जीरो, टू परचेस कितना, है ना। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करेंगे हम फॉर ट्रांसफर ऑफ, क्या थी? एक तो फ्रेट इनवर्ड और एक वेजेस। तो एंट्री क्या करेंगे? ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस और टू फ्रेट इनवर्ड, और ट्रेडिंग के डेबिट में 1,800 रुपीज आ जाएगा हमारा। तो यहां पे टू
फ्रेट इनवर्ट और 2 800। उसके बाद ये खर्चे सारे डेबिट हो गए। अब क्या आएगी हमारी सेल्स। सेल्स कितने की थी भैया 800 इंटू 130 1,04,000। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ सेल्स अकाउंट सेल्स जब हम करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं डेटा टू सेल्स या कैश टू सेल्स यही एंट्री करते हैं डेटा टू सेल्स या कैश टू सेल्स। ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय सेल्स वो हम कर लेंगे अभी। अब बेटा आपने डेबिट में सारे खर्चे लिख दिए बट वो खर्चे टोटल यूनिट्स के मतलब आपने सारे खर्चे डेबिट कर दिए ना बट अभी भी हमारा स्टॉक बाकी है। अच्छा स्टॉक को बुक्स में लाना पड़ेगा अभी स्टॉक बुक्स में नहीं है। ओपनिंग स्टॉक हमने जीरो करके ट्रेडिंग में लिया है। सारी परचेस जिसमें इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी है वो भी ट्रेडिंग में डेबिट हो गई। सारे खर्चे इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक के खर्चे वो भी ट्रेडिंग में डेबिट हो गया ना। अभी स्टॉक बुक्स में है ही नहीं तो अब स्टॉक की एंट्री करेंगे फॉर एंट्री करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक असेट है। असेट को क्या करते हैं डेबिट या क्रेडिट तो एंट्री क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना अमाउंट था बेटा अरे अमाउंट बोले 91,800 की टोटल कॉस्ट थी डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 200 18,360 रुपीज। ये 18,360 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई और ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है ध्यान रखना ये ट्रांसफर एंट्री नहीं है। यहां पे हमने क्लोजिंग स्टॉक तो अब बनाया है बुक्स में अब लेके आया है तो इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स 1 लाख और बाय ठीक है। अब फाइनली रेवेन्यू साइड कौन सा होता है क्रेडिट साइड और एक्सपेंस कौन सा होता है डेबिट। आपने अभी पढ़ा भी है जब भी कोई खर्चा है तो उसे क्या करना है डेबिट जब भी कोई इनकम है उसे क्या करना है क्रेडिट। तो सेम यहां पे क्रेडिट साइड इज एन इनकम साइड अगर वो ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट और अगर वो कम है डेबिट से तो ग्रॉस लॉस। 1/22,360 माइनस डेबिट कर देता हूं ये हमारा हो गया क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। तो फॉर ग्रॉस प्रॉफिट टू
एंट्री क्या करेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट 30,000 और लॉस है तो इसकी रिवर्स एंट्री पी एंड एल टू ट्रेडिंग, अगर लॉस है ग्रॉस लॉस है तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सभी को समझ में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल सभी को आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब जितने भी गुड्स है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हटा दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बहुत बार ना डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे देता है क्वेश्चन, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली क्या डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे देगा, अभी हमने ट्रांसफर एंट्रीज की परचेस को ट्रेडिंग में ले आया, ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में ले आया, फ्रेट इनवर्ट को ट्रेडिंग में ले आया और क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रेडिंग में ले आया। इसकी जगह मैं डायरेक्टली इन सबको परचेस अकाउंट में ले जाऊं और वहां पे एक ही फिगर निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां ले आऊं। कहने का मतलब ये है, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता था, हमारी ऑलरेडी परचेस के डेबिट में कितना अमाउंट होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारा परचेस अभी है 90,000 का। हमने ओपनिंग स्टॉक की एंट्री जो की थी ट्रेडिंग डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, उसकी जगह हम कर देंगे परचेस टू ओपनिंग स्टॉक, कितना बेटा 0 है। फिर हमने जो एंट्री की थी ट्रेडिंग टू डायरेक्ट एक्सपेंस, उसकी जगह हम कर देंगे परचेस टू डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब फ्रेट इनवर्ट भी यही आ जाएगा और वेजेस भी यही आ गई। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक जो हम एंट्री वहां करते थे उसकी जगह हमने एंट्री कर दी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस 30,560, नहीं 91,800 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 200, 18,360, 18,000, यही है। अब हमारी जो परचेस बची है वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। भैया हमने सब एडजस्टमेंट यही कर दिया ना, 91,800 में से क्लोजिंग स्टॉक हटा दो तो बचा हुआ अमाउंट कहां चले जाएगा, 73,440, ये वो है जो हमने बेच दिया। तो हम डायरेक्टली अगर कॉस्ट ऑफ, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ, तो यहां पे बस क्या आएगा, बाय सेल्स और टू परचेस, ये सीओजीएस है, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है 73। अब यहां पे अब अलग से आप क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक फ्रेट लिखोगे क्या, तो अगर आप ऑलरेडी उसकी एंट्री परचेस अकाउंट के थ्रू कर चुके हो, मतलब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही दे रहा है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंस यहां नहीं आएंगे, डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। समझ में आ रहा है क्या, हाँ बेटा। तो बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देता है, तो उस केस में ओनली ट्रेडिंग अकाउंट में सीओजीएस आएगा और कोई एंट्री नहीं आएगी। अच्छा, एक और चीज,
अभी हम जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, भैया ये ट्रायल बैलेंस है और आप क्या बनाओ, फाइनल अकाउंट्स बनाओ। ट्रायल बैलेंस क्या है, समरी ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर्स, सभी लेजर के बैलेंस की समरी है ट्रायल बैलेंस। जितने भी लेजर है उनमें जितने भी बैलेंस है वो कहां दिखता है, ट्रायल बैलेंस में दिखता है। तो फिर अलग से हमको लेजर देखने की जरूरत नहीं। अब ट्रायल बैलेंस में आपको कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है परचेस, क्योंकि मैंने यहां पे भी एंट्री परचेस की है। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, लेजर का नाम तो क्या आया, परचेज ही आया ना, सीओजीएस थोड़ी आया। तो ट्रायल बैलेंस में भी क्या लिखा होगा, परचेस, सीओजीएस नहीं लिखा होगा। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट है वो सीओजीएस है कि परचेस है। समझ में आ रहा है अब आपको मेरा क्वेश्चन, आप कैसे पता लगाओगे कि ट्रायल बैलेंस में सीओजीएस है या परचेस है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है मतलब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जनरली हम ईयर एंड पे ही बनाते हैं। जो स्टॉक बच गया है उसको हम कब बनाते हैं, ईयर एंड पे। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लेस हो चुका है, अब अलग से आपको ट्रेडिंग में उसको लिखने की जरूरत। ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है मतलब क्लोजिंग स्टॉक के लेजर में बैलेंस होगा तभी तो आ रहा है। ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, लेजर्स के बैलेंस की समरी। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही मतलब उसकी एंट्री हो गई है। तो अब आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, और इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक भी अगर नहीं आ रहा है तो मतलब वो भी परचेज में ऐड हो चुका होगा, तो उसकी एंट्री भी। अच्छा लेकिन बहुत बार ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, परचेज आ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा है। तो फिर आपको ओपनिंग स्टॉक को, इसका मतलब ये है कि ओपनिंग स्टॉक के लेजर में बैलेंस होगा। ओपनिंग स्टॉक के लेजर में बैलेंस, देखो ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंस आ रहा है मतलब उस लेजर में बैलेंस है। अगर मैं उस ओपनिंग स्टॉक को ऑलरेडी परचेज में ऐड कर चुका हूं, ऑलरेडी परचेज में ट्रांसफर कर चुका हूं, तो ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस क्या हो जाना चाहिए, जीरो। मतलब ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस जीरो नहीं हुआ, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, इट मींस कि उसको तो ट्रेडिंग में दिखाना पड़ेगा। मतलब जो भी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहा है मतलब कि वो परचेज अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ है, उसको तो आप ट्रेडिंग में ले जाओ। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस अगर आ रहा है तो फिर नहीं ले जाना है, क्योंकि उसकी एंट्री ऑलरेडी, उसको हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो इट डिपेंड्स कि ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है, नीचे डिटेल्स में दे रखा है ये एडजस्टमेंट करने हैं, या क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इतना है, ठीक है, तो उस केस में तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है मतलब उसकी एंट्री। आ रहा है समझ में, कोई डाउट है, ठीक है। तो सिंपल फंडा है, क्लोजिंग स्टॉक की ही बात कर रहा हूं वापस से मैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है इट मींस इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन द परचेस, एंड उसको फिर से ट्रेडिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। एंड क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाद में एडजस्टमेंट्स में लिखा हुआ है तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर, ओके। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट की। किसकी बात हुई, ट्रेडिंग। अभी नोट्स में सब लिखा हुआ है, नोट्स जो आपको मिले हैं उसमें सब लिखा हुआ है, वैसे भी मैंने समझा दिया है आपको। ओके, तो मैं लिख भी देता हूं, लिख भी देता हूं। एग्जाम्पल ही लेते हैं। आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस दे रखा है ऑफ XYZ एंड कंपनी का। इस ट्रायल बैलेंस में आपको
परचेज दे रखी है 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000। ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 25,000 का, और यहां पे आपको सेल्स भी दे रखी है 1,50,000 रुपये। ठीक है। तो अब आपको यहां पे क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक है मतलब ये परचेज में ट्रांसफर हो गया क्या, नहीं हुआ, तभी तो बैलेंस आ रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंस भी बैलेंस है मतलब परचेज में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो यहां पे जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सभी लेजर्स के बैलेंस, टू ओपनिंग स्टॉक कितना 15,000, टू परचेस कितना 1 लाख, टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितना, फिर बाय सेल्स कितना 1,50,000, और बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगी, तभी तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा है। तो अब एंट्री कर देते हैं, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये मतलब कि इन परचेज, ये सब जो है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है एक तरह से, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्लूडेड है। अब क्या करूंगा, क्रेडिट का टोटल 1,75,000 माइनस 1,35,000, कितने का मुनाफा हो गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट। आ रहा है क्या समझ में, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ एबीसी एंड कंपनी दे रखा है आपको, तो यहां पे परचेज दे रखी है 1 लाख, परचेज दे रखी है 75,000, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितना लिखा था भाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में ही आ गया, और सेल्स है आपकी 1 लाख, डेबिट ही होता है ना भाई, ओपनिंग स्टॉक भी एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट है, समझ में आ रहा है। अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इन द ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, अच्छा लेकिन ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, मतलब इनको ट्रांसफर परचेज में नहीं किया है, तो इनको तो ट्रेडिंग में ले जाएंगे, बैलेंस को तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा ना। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हमें टू ओपनिंग स्टॉक करना है 15,000, टू परचेज 75,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, बाय सेल्स कितना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है,
क्यों नहीं आएगा? ऑलरेडी की स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने यार। ऑलरेडी एडजस्टेड इन बिफोर ट्रेडिंग। कैसे पता चला? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसलिए उसकी एंट्री हो चुकी है, हम मानेंगे। टोटल 1,50,000 माइनस 15,000 प्लस 75,000 प्लस 20,000, 1,10,000, 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में भले क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आ रहा है क्या समझ में? अब यहीं पे थर्ड एग्जांपल, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, परचेज दे रखी है 1,10,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 25,000 और सेल्स दे रखी है 1,00,000। दैट्स इट। तो यहां पे क्या करूंगा बेटा? मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, मतलब ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होगा, या हम अज्यूम ये भी कर सकते हैं है ही नहीं है ओपनिंग स्टॉक, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भैया। टू परचेस और क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में, मतलब उसकी एंट्री भी तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया वो, तो ट्रेडिंग बनने से पहले ही एंट्री हो गई, तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिखूंगा क्या मैं? बैलेंस शीट में तो जाएगा ना, असेट में जाएगा। टू ग्रॉस कितना? क्लियर है? आगे बढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस पे चले आगे, है ना? हाँ जी, तो मिस्टर एक्स वाले क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में हम फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा? तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल लिया ट्रेडिंग से, ये रहा 30,560, जो कि कहां ट्रांसफर हो गया? पी एंड एल। बट क्या ये हमारा नेट प्रॉफिट है? नहीं, अभी तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, वो लेस करना बाकी है। तो उन खर्चों को लेस करने के लिए हम क्या बनाएंगे? पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे यार, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमने क्या एंट्री की थी? ट्रांसफर की, ट्रेडिंग डेबिट टू पी एंड एल। तो पी एंड एल के क्रेडिट में ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग 30,560। अब जो भी इनडायरेक्ट खर्चे उनकी एंट्री कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट दिया हमने, कितना दिया? 300 और सैलरी दी 200 रुपए। ये सब इनडायरेक्ट खर्चे जो ट्रेडिंग में हम डेबिट नहीं किए हमने,
उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट कितना है? 200, 300। सैलरी कितनी दी है? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी भैया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट टू सैलरी 300, 200 और टोटल 500। ये तो हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 3560। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा भैया? टू नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो। अच्छा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, यहाँ पे एक ही ओनर है, कैपिटल अकाउंट भी एक ही होगा। इस प्रॉफिट पे हक किसका है? ओनर का। और ओनर का अकाउंट कौन सा है? तो ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? तो ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट की एंट्री क्या होगी? क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी। तो हमारे जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स थे, नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चे और इनकम के अकाउंट, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो सारे अकाउंट अब क्लोज हो चुके हैं। अब ओनली कौन से अकाउंट बचे? असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। असेट, लाइबिलिटी और नॉमिनल अकाउंट को तो हमने क्लोज करके कहा लिया है ट्रेडिंग और P&L में, और उनके बैलेंस हो गए 0। अब बचे वो अकाउंट जिनके बैलेंस है और जो ट्रेडिंग P&L में नहीं आएंगे, आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड होंगे, उन्हें हम कहां ले जाएंगे? आप बैलेंस शीट में। इसीलिए उनमें बाय बैलेंस क्या करते हैं? कैरी डाउन करते हैं। या टू बैलेंस लाइबिलिटी और कैपिटल है तो टू बैलेंस कैरी डाउन करते हैं कि हम बैलेंस अगले साल में लेके जा रहे हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफर एंट्री होती है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। जैसे परचेज है तो परचेज के क्रेडिट में बाय ट्रेडिंग आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जैसे फ्रेट और वेजेस, तो उसमें भी बाय ट्रेडिंग आ गया और बैलेंस क्या हो गया? बैलेंस बचा ही नहीं। और जो बैलेंस था वो क्लोजिंग स्टॉक में चला गया। नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस था वो क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट बन गया। तो हम जब ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग करते हैं तब इसीलिए जितना भी माल हम खरीद रहे हैं उसे खर्चा मानते हैं, क्योंकि हम तो अज्यूम करके चलते हैं कि ये माल बिक जाएगा तो हमारे लिए तो खर्चा ही है, वो बेचना ही है। बट ईयर एंड पे जब स्टॉक बच जाता है तो उसको असेट मान के स्टॉक को एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देता है और परचेस को कम कर देता है। या तो परचेस के थ्रू कम कर लो या ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू कम कर लो, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस P&L से फाइंड आउट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से P&L में ट्रांसफर होता है और नेट प्रॉफिट P&L से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। P&L बनाने के लिए अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर आप ट्रेडर नहीं हो तो डायरेक्टली आप P&L में आ सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट वही बनाएगा जो ट्रेडर होगा, ठीक है। तो आज के लिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क है जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के ही क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। नोट्स में ही डाल देता हूं। तो इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क है, एक तो इलस्ट्रेशन 2 होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 3 भी होमवर्क है मॉड्यूल का। हाँ जी, बस आज के लिए इतना ही।
3 इलस्ट्रेशन होमवर्क है, कोई भी डाउट हो तो कल पूछ लीजिएगा, कल आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कल हम बैलेंस शीट के टॉपिक्स पे आएंगे, है ना, और कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज और देखेंगे, ठीक है, ओके, करे खत्म। कोई डाउट है पहले वाले जो टॉपिक में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इससे पहले जो चैप्टर था हमारा ऋषभ? नहीं, ओके, चलिए बाय।